Hello students, I am again back with part 2 of chapter number 2, The Age of Revolutions. Students, in this chapter we have to complete two revolution. One is American Revolution and another is the French Revolution. So American Revolution we have completed in part 1. I hope you all have seen. We'll start part 2 with French Revolution. Okay? Now French Revolution. ठीक है बेटा, ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है ये ग्रेटेस्ट लैंडमार्क है एंटायर यूरोपियन हिस्ट्री में। अब ऐसा क्यों है कि पूरे यूरोपियन हिस्ट्री में एक लैंडमार्क इवेंट की तरह फ्रेंच रेवोल्यूशन को देखते हो? क्या रीज़न है इसके पीछे? देखो, रेवोल्यूशन तो जर्मनी में भी हुआ, इंग्लैंड में भी हुआ, फिर रशिया में भी हुआ। रशियन रेवोल्यूशन भी एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है। तो आप इसको लैंडमार्क इवेंट की तरह क्यों देखते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन को? वो इसलिए बेटा क्योंकि इसके पहले किसी को भी नहीं लगता था कि मिडिल क्लास कभी इतनी पावरफुल हो जाएगी कि वो मोनार्की को ओवरथ्रू करने की भी पावर रखेगी। पर ऐसा हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन में, और इसीलिए हम फ्रेंच रेवोल्यूशन को पूरी यूरोपियन हिस्ट्री का एक लैंडमार्क इवेंट की तरह देखते हैं, ग्रेटेस्ट लैंडमार्क इवेंट की तरह देखते हैं। ये जो रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ ये 1789 में। कब तक चला? 1799 तक स्टार्ट हुआ रेवोल्यूशन 1789 में, और कब तक चला? 1799 में। ये किस तरीके का अटेम्प्ट था बेटा? जहाँ पर हमने कोशिश की कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाने की कोशिश करें। ठीक है, तो it begins as an attempt to create a constitutional monarchy, but soon became a movement aimed at overthrowing the monarchy and establishment of republic. In the initial stage, what the French people want, they want a constitution which can restrict the power of the king. Although in the first constitution, National Assembly has given veto power to the king. National Assembly ने veto power king को दे दी थी, मतलब फाइनल से तो किंग की थी। तो पहली बार इनिशियल स्टेज में तो जो फ्रेंच पीपल थे वो यही चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाए फ्रांस। पर बाद में जब इस बात से इन्हें बहुत मज़ा नहीं आया, जब सब कुछ ठीक नहीं चला, तो इन्होंने एक ऐसा मूवमेंट लीड किया जिसमें मोनार्की को कम्प्लीटली ओवरथ्रू करके रिपब्लिक एस्टेब्लिश किया। रिपब्लिक हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वेयर द हेड इज इलेक्टेड, नो हेरिडेटरी पोजीशन। कोई हेरिडेटरी पोजीशन नहीं होगा, पोजीशन नहीं होगी, आप चुन के नेता बनेंगे। उस कंट्री को हम क्या बोलते हैं? रिपब्लिक। तो फ्रांस बाद में फिर रिपब्लिक बना। शुरुआत में हमने सब किसकी बात की थी? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। जो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे कॉमन पीपल के वो थे रिजिड सोशल स्ट्रक्चर को खत्म करना। एक बहुत ही रिजिड स्ट्रक्चर था फ्रांस में, उसको ख़त्म करना, जिसे हम इंचाई रिजाइन भी कहते हैं। मतलब वो पीरियड जो 1789 के पहले फ्रांस में रन करता था उसे हम इंचाई रिजाइन भी कहते हैं। द फ्यूडल स्ट्रक्चर ऑफ फ्रांस एट दैट टाइम, और उस टाइम में फ्रांस में चलता था फ्यूडलिज्म। तो फ्यूडलिज्म एक बहुत ही एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम था, मतलब अब इसको ख़त्म करने की बात कर रहे हैं फ्रांस के लोग। अब बेटा हम पढ़ेंगे वो 3 ग्रेट आइडियल्स जो किसकी देन है? फ्रेंच रेवोल्यूशन की देन है। उनका नाम है लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये 3 ग्रेट आइडियल्स हैं जो किसकी देन है? फ्रेंच रेवोल्यूशन की देन है, और इनका एवर लास्टिंग इम्पैक्ट है ह्यूमन सिविलाइजेशन पे। ह्यूमन्स आएंगे जाएंगे, पर अब इन 3 आइडियल्स को कोई ह्यूमन लाइफ से अलग नहीं कर सकता। लिबर्टी मतलब आपके ऊपर कोई अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे। अगर कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाया भी होगा आपके ऊपर गवर्नमेंट ने, तो उसका कोई रीज़न होगा। इक्वालिटी मतलब आप सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। सोसाइटी जो पहले कहीं ना कहीं किसी को प्रिविलेजेस देती थी, है ना, किसी के साथ बुरा ट्रीटमेंट करती थी, अब वैसा कुछ नहीं होगा, सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। फ्रेटर्निटी मतलब बंधुत्व का भाव, हम सब एक बॉन्ड में बंधे हुए हैं, भाईचारा है हमारे बीच में। ये कौन कहता है? फ्रेटर्निटी। देखो बेटा, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसने 3 ग्रेट आइडियल्स को प्रोपाउंड किया। प्रोपाउंड का मतलब होता है प्रतिपादित करना, to put forward। ठीक है, तो the 3 great ideals propounded by French Revolution had an everlasting impact on human civilization। human civilization पे उसके everlasting impact है। ठीक है, और ये आइडियाज़ हैं लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के। तो ये 1 मार्क क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। राइट डाउन द 3 ग्रेट आइडियल्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो क्या लिखोगे? लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। अब हम कॉजेस पढ़ेंगे कि भाई क्या कारण है।
ठीक है, किसके? फ्रेंच रेवोल्यूशन की। तो पहला कारण है सोशल कॉजेस, सामाजिक कारण। बहुत सारी सेंचुरी से बचा जो फ्रेंच की सोसाइटी थी वो 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी। 3 स्टेट्स बोल दो या 3 ऑर्डर्स बोल दो। जो फर्स्ट स्टेट था उसमें आते थे क्लर्जी, जिनकी हाईएस्ट पोजीशन होती थी। सेकंड, क्लर्जी बोले तो फादर, आप लोगों ने देखा होगा ना, फादर क्लर्जी जो चर्च में पूजा पाठ मैरिजेस करवाते हैं, है ना, प्रेयर करवाते हैं, क्लर्जी। तो फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी आते थे। सेकंड स्टेट में आती थी बेटा पूरी की पूरी नोबैलिटी प्लेस्ड बिलो क्लर्जी। क्लर्जी के बाद अगर कोई सोसाइटी में किसी की रैंक थी तो वो नोबैलिटी की थी। राजा के परिवार के जितने लोग होंगे, जितना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वगैरह होंगे, वो सब नोबैलिटी में आएंगे। थर्ड स्टेट होता था कॉमनर्स का, जिसमें पीजेंट्स भी आएंगे, लैंडलेस लेबर भी आएंगे, लॉयर भी आएंगे, डॉक्टर भी आएंगे, कोर्ट ऑफिशियल्स आएंगे, बिजनेसमैन आएंगे, मर्चेंट्स आएंगे। ये सब लोग कौन होंगे? थर्ड स्टेट के लोग। तो बेटा फ्रेंच सोसाइटी कितने पार्ट्स में डिवाइडेड थी? 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। फर्स्ट स्टेट जो कि क्लर्जी का था। सेकेंड स्टेट जिसमें नोबेलिटी होती थी, सारी एरिस्टोक्रेसी थी। थर्ड स्टेट में सारे कॉमनर्स थे, मिडिल क्लास थी, लोअर मिडिल क्लास थी, और पुअर पीजेंट्स भी थे, पुअर पीपल भी थे। जो फर्स्ट 2 स्टेट्स थे उनका परसेंटेज था 10%। टोटल पॉपुलेशन का लगभग 10% थे फर्स्ट और सेकेंड स्टेट। जो थर्ड स्टेट थे उसमें 90% लोग थे। ठीक है, जो लोएस्ट ऑर्डर थे, हाईएस्ट ऑर्डर में 10% लोग, लोएस्ट ऑर्डर में 90% लोग। जो सोसाइटी थी वो बेस्ड थी ओल्ड फ्रेंच मैक्सिम पे। जो नोबल्स थे वो फाइट करेंगे, क्लर्जी प्रे करेंगे, और पीपल पे करेंगे। जो फ्रेंच मैक्सिम था वो क्या था? नोबल्स फाइट, क्लर्जी प्रे एंड पीपल पे। इस कंसेप्ट में पूरी फ्रेंच सोसाइटी चलती थी। नोबल्स फाइट, क्लर्जी प्रे एंड पीपल पे। ये रिफ्लेक्ट करता है एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज को विच वर सैंक्शनड बाय द लॉ। उस टाइम में इन इनइक्वालिटीज को खुद लॉ ने सैंक्शन दिया था कि नोबल है तो वो सिर्फ लड़ेगा, क्लर्जी है तो वो सिर्फ प्रे करेगा, और जो कॉमन पीपल है वो सिर्फ पे करेंगे। जो पहली 2 स्टेट्स थी उनका नंबर कम था पर उन्हें बहुत सारे प्रिविलेजेस मिलते थे बाय बर्थ। 10% लोग थे पर वो 10% लोग मिलके 90% जो क्या होता है, पैसा होता है, उसको कंट्रोल करते थे। उनके पास बड़ी बड़ी लैंड प्रॉपर्टी थी। 60% लैंड के ऊपर कंट्रोल था नोबेलिटी का, चर्च का, रिचर मर्चेंट्स का। थर्ड स्टेट के भी जो रिचर मर्चेंट हैं उनको ले लो, नोबेलिटी को ले लो, और चर्च को ले लो, ये सब मिलके 60% लैंड को कंट्रोल करते थे। ठीक हुई बात। इन एडिशन जो नोबेलिटी और क्लर्जी था उन्हें कोई टैक्स भी पे नहीं करना पड़ता था। देखो आज इंडिया में क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा कमाता है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा टैक्स लगता है, जो नहीं कमाता है, जो पुअर है, जो कम कमाता है, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। पर ये लोग इतने बेवकूफ़ थे कि ये लोग जो नोबेलिटी थी, जो क्लर्जी था, जिनके पास भर भर के पैसा था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ था, उनके ऊपर टैक्स नहीं लगाते थे। उनको एग्जाम किया गया था, उनको फ्री कर दिया गया था कि भैया आप लोग कोई टैक्स ना दें। ठीक है। जो थर्ड स्टेट था उसको नंबर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और ऑपरेशन को फेस करना पड़ता था। और सबसे बड़ी बात तो थी वो बेचारे जो थोड़ा बहुत कमाते थे, मीगर जो उनकी इनकम थी, उससे भी उन्हें टैक्स भरना पड़ता था। दे हैव टू बियर द बर्डन ऑफ टैक्सेशन लिवाइड बाय द किंग एंड द 2 स्टेट्स। राजा, क्लर्जी, इन लोगों के ऊपर टैक्स लगाते थे। एक तो किंग भी टैक्स लगा रहा है, बाकी के 2 स्टेट्स भी इनके ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, और अकेले टैक्सेशन का बर्डन बियर कर रहे हैं हमारे थर्ड स्टेट के लोग। जो पीजेंट से उन्हें फोर्स किया जाता था लॉर्ड्स के द्वारा, जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे वो पीजेंट से बोलते थे कि हमारे घर आओ, हमारे खेतों में आओ और फ्री में काम करो। तो फर्स्ट 2 स्टेट्स जो थी उनको टैक्स नहीं भरना पड़ता था, उनके पास प्रॉपर्टी भी बहुत थी, ज़मीन भी बहुत थी। पूरा के पूरा टैक्स भरने का जो बर्डन था वो थर्ड स्टेट के ऊपर था। ठीक है। अब वो टैक्स किंग भी लगाता था और उसकी 2 स्टेट्स भी लगाते थे, फर्स्ट और सेकंड स्टेट भी लगाते थे। जो पीजेंट्स थे उनको बोला जाता था कि लॉर्ड्स के घर जाओ और फ्री में काम करो। भाई क्यों करें, ये मत पूछ लेना आप गलती से भी, क्यों करें। बहुत ही ऑटोक्रेसी चलती थी। ये पूछना मतलब भगवान को प्यारे हो जाना। करो चुपचाप, करते रहो करते रहो। और ऐसा भी नहीं था कि किसी वर्कर्स को अलाउ हो कि भाई तुमको जब चाहो जब काम छोड़ दो, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अपनी जॉब जब तक नहीं छोड़ सकते जब तक तुम्हारा एम्प्लॉयर अग्री ना हो। देखो
एम्प्लॉयर को आप पसंद नहीं आए, उसे कोई दूसरा व्यक्ति आपसे कम दामों में काम करने के लिए मिल गया तो वो आपको तुरंत निकाल के बाहर फेंक देगा। बट बीइंग अ एम्प्लॉई, बीइंग अ वर्कर, आप कभी काम छोड़ के नहीं जा सकते। कितने गलत सिस्टम है बेटा ये। जो प्रोफेशनल्स थे डिड नॉट हैव एनी पोजीशन इन द सोसाइटी। प्रोफेशनल की कोई पोजीशन ही नहीं होती थी। आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप आर्किटेक्ट हो, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। चलो ना, पॉलिटिकल कॉजेस क्या थे, राजनीतिक कारण। अभी हमने सामाजिक कारण पढ़े, हम राजनीतिक कारण पढ़ेंगे। तो जो बर्बन डायनेस्टी थी वो फ्रांस के ऊपर रूल कर रही थी लेट 15th सेंचुरी से। ठीक है बात, 15th सेंचुरी से कौन रूल कर रही थी? बर्बन डायनेस्टी। अभी हम इस चैप्टर में किसको पढ़ रहे हैं? 19th सेंचुरी नहीं, 18th सेंचुरी को। 1789 में रेवोल्यूशन हुआ, मतलब हम किसको पढ़ रहे हैं? 18th सेंचुरी को पढ़ रहे हैं। तो 18th सेंचुरी, 15th सेंचुरी से जिनने रूल करना स्टार्ट किया वो कब तक रूल करे? 18th सेंचुरी। मतलब 300 सालों का रूल हो गया था बर्बन डायनेस्टी का। 300 सालों तक रूल किया इन्होंने फ्रांस को। तो जो किंग्स होते थे इस डायनेस्टी के, वो बिल्कुल एब्सोल्यूट मोनार्क होते थे। राजा भाई राजा, किसी की नहीं सुनना, ऑटोक्रेसी, अपनी इच्छा से सब कुछ करना। हु बिलीव्ड इन द डिवाइन राइट थ्योरी। डिवाइन राइट थ्योरी क्या थी? कि जो राजा है उसे भगवान ने चुना है, उसको किसी की सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो जैसे चाहे वो अपनी कंट्री को रूल कर सकता है। दे थॉट दैट दे वर आंसरेबल टू गॉड अलोन फॉर देयर एक्शन। वो जो भी काम करेगा ना राजा, उसको जनरल पब्लिक को कोई रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ राजा को जवाब देगा और वो भगवान को जवाब देगा, किसी और को जवाब नहीं देगा। मतलब जो किंग है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स किंग है ओनली। बाकी प्रजा के लिए उसकी कोई जवाबदेही नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जो जनरल पब्लिक है उसको कोई आंसर नहीं देगा। कंसल्टिंग कॉमन पीपल देयरफॉर वाज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। देखो, जिनके ऊपर आप टैक्स लगा रहे हो, जिनको आप अपने तरीके से गवर्न कर रहे हो, उनको आप कभी कंसल्ट करोगे नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप तो डिवाइन राइट थ्योरी में बिलीव करते हो कि मैं तो सिर्फ आंसरेबल हूँ भगवान के लिए, बाकी तो ये सब कीड़े मकोड़े हैं, इनको मैं जैसे चाहूँ वैसे चलाऊँ। इससे डिसकंटेंट था कॉमनर्स लोगों के बीच में। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो लोग बहुत थक गए थे लुई 16 के ऑटोक्रेटिक रूल से। और जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ 1789 में, तो रूलर कौन थे? लुई 16। बहुत ही वीक रूलर थे। इनके अंडर हिम जब ये रूल कर रहे थे तो इनके रेन में एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही करप्ट था और इनएफिशिएंट था। करप्ट मतलब भ्रष्टाचारी, इनएफिशिएंट मतलब अकुशल। मतलब ऐसा कैसा राजा जिसके रूल में सारे जितने भी ऑफिशियल्स हैं वो करप्ट होते जा रहे हैं, सारे ऑफिशियल्स इनएफिशिएंट है, तो ये तो गलत है। जो किंग था वो अपनी पावर को यूज़ करता था अपने सेल्फिश एंड्स के लिए, और कोई भी ऐसा काम नहीं करता था जिससे लोगों की भलाई हो। ठीक है, वेलफेयर ऑफ पीपल पे तो उसका ध्यान था ही नहीं। इकोनॉमिक कॉजेस, तो जो फ्रेंच गवर्नमेंट थी बच्चा, उसके ऊपर बहुत डेट था। डेट का मतलब होता है कर्ज। अंडर डेट थी, हेवीली अंडर डेट थी फ्रेंच गवर्नमेंट। पर जो किंग था फिर भी फ्रीली स्पेंड कर रहा था फ्रॉम द स्टेट ट्रेजरी, और एक लग्जीरियस लाइफ जी रहा था। मतलब जो राजा था वो बहुत ही लग्जीरियस लाइफ जीता था। एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट थे, बड़े बड़े कोर्ट हैं, बहुत सारा खर्चा उस कोर्ट के ऊपर हो रहा है, बहुत सारे सर्वेंट्स हैं, उनकी सैलरी जा रही है, तो कर्जा है। और उसके बाद भी ये लोग बहुत ज़्यादा अननेसेसरी खर्च करते थे। इस बर्डन को ऐड करने के लिए लुई 16 ने अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में। ठीक है, और कंट्री को ब्रिंक ऑफ बैंक्रप्सी पे ले आया। मतलब ब्रिंक मतलब किनारा, छोर, और बैंक्रप्सी मतलब दिवालिया। मतलब यूनाइटेड स्टेट्स का दिवालिया निकलवाने में मेजर रोल लुई 16 का ही था, क्योंकि इसने क्या ज़रूरत थी इसको कि ये अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में शामिल हो। देखो, वो बोलते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ब्रिटेन फ्रांस की कभी पड़ती नहीं थी, इंग्लिश की कॉलोनीज़ थी वो, कौन? अमेरिकन कॉलोनीज़। तो ये भी वहाँ कूदा और अमेरिकन की हेल्प की अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, और इसमें खुद ही का बर्बादी कर ली। जो पॉलिसी थी रिच को एग्जम्प्ट करने की, उस वजह से जो स्टेट ट्रेजरी थी वो कभी भरती ही नहीं थी, क्योंकि जो रिच लोग थे उनको तो तुमने एग्जाम कर दिया है ना टैक्सेशन से। गरीब कितना ही टैक्स देगा, तो ट्रेजरी कभी भी फिल नहीं रहती थी। ठीक हुई बात। तीनों कारण, तो पहला कारण है कि इनके ऊपर कर्जा बहुत था, दूसरा कारण है कि इन्होंने अननेसेसरी अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में अपने आप को फंसाया, शामिल किया, और ब्रिंक ऑफ बैंक्रप्सी मतलब दिवालिया निकाल लिया फ्रांस का। और ये जो रिच को एग्जाम कर देते थे टैक्सेशन से, इस वजह से स्टेट ट्रेजरी कभी भर ही नहीं पाती थी। गरीब लोग कितने टैक्स देंगे। अब रोल ऑफ फिलोसफर्स, फिलोसफर बोले तो दार्शनिक।
दार्शनिक बोले तो वो लोग जो फिलोसफिकल बातें करते हैं। तो जो इंटेलेक्चुअल बेस तैयार हुआ इस रेवोल्यूशन का, उसको प्रोवाइड करने वाले थे वोल्टायर, लॉक, मोंटेस्क्यू और रूसो। पीपल वर ग्रेटली स्टिमुलेटेड बाय दियर राइटिंग्स, और लोग जब इनकी राइटिंग्स को पढ़ते थे तो बहुत रेडिकलाइज हो जाते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं कि यार जो फ्रेंच सोसाइटी उसमें इतने सारे एविल्स हैं, हमें इन्हें दूर करना चाहिए। लोग इंस्पायर हुए रेवोल्यूशनरी आइडियाज से, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी से और पॉपुलर सोवरेनिटी से, और इनको लगा भाई अब हमें भी एक ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जो लिबर्टी की बात करे, जो इक्वालिटी में बिलीव करे, जो फ्रेटर्निटी से बंधी हो, है ना। फिर एक और कारण था, वो था अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। जो फ्रेंच पीपल थे, जो इंस्पायर्ड थे अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से, वो लोग भी इंडिपेंडेंस की बात करने लगे। और बहुत सारे जो फ्रेंच सोल्जर्स थे और जनरल्स थे, ये फ्रांस से कहाँ गए थे, अमेरिका गए थे। क्यों गए थे अमेरिका? 13 कॉलोनीज़ की हेल्प करने के लिए। जो ये जो ब्रिटिश के अगेंस्ट में लड़ाई कर रही थी ना 13 कॉलोनी, उनको हेल्प कौन कर रहा था? फ्रांस। तो जब ये सोल्जर्स वापस आए इस वॉर में पार्टिसिपेट करके, तो ये अपने साथ आइडियाज़ लेके आए कि भाई हम भी डेस्पोटिक और अनजस्ट गवर्नमेंट रूल के खिलाफ लड़ सकते हैं, जैसे अमेरिका ने लड़ा ब्रिटिश के खिलाफ। तो जब ये आए, दे केम बैक एंड इंस्पायर्ड पीपल, ये वापस आए और उन्होंने लोगों को इंस्पायर किया, उठो लड़ो डेस्पोटिक रूल के खिलाफ, अनजस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ। नाउ कोर्स ऑफ रेवोल्यूशन। मई 1789 को जो लुई 16 था, नीड फॉर मनी कंपेल्ड हैव टू कन्वीन अ मीटिंग। जो देखो लुई 16 के पास अब पैसा तो बचा नहीं था, स्टेट ट्रेजरी खत्म हो गई थी, तो उसने इस बेचारी स्थिति में स्टेट जनरल की मीटिंग को बुलाया। ओल्ड फ्यूडल असेंबली, स्टेट जनरल क्या था? ओल्ड फ्यूडल असेंबली। उसको बुलाया कि भाई मुझे नए लोन्स लेना है, टैक्सेशन को बढ़ाना है, नया टैक्स लेना है, आओ इस विषय पे हम बात करेंगे। तीनों स्टेट्स के लोगों को बुलाया गया इस मीटिंग में, ठीक है। जो थर्ड स्टेट था उसने बोला कि भाई इक्वालिटी ले आओ टैक्सेशन में एंड द एबोलिशन ऑफ प्रिविलेजेस। आप राजा लुई 16, आप इक्वालिटी लेके आओ सोसाइटी में, प्रिविलेजेस को एबोलिश कर दो। अपॉन डिनाइल ऑफ देयर प्रपोजल, पर लुई 16 ने मना कर दिया कि भाई हम ऐसा नहीं कर सकते, हम क्यों इक्वालिटी लाएंगे, जो प्रिविलेज सेक्शन में प्रिविलेज ही रहेंगे, है ना, हम उनके ऊपर टैक्स का बर्डन क्यों लगाएं, हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे। तो थर्ड स्टेट वॉकड आउट इन प्रोटेस्ट। थर्ड स्टेट वो मीटिंग छोड़ के बाहर निकल आया। उसने बोला ऐसे कैसे राजा, बेवकूफ़, उसको समझ ही नहीं आ रहा है क्या करना है, ट्रेजरी खाली है, गरीबों के ऊपर टैक्स बढ़ाएगा, गरीब और कितना ही टैक्स दे देगा, टैक्स लगाना है तो चर्च पे लगाओ, टैक्स लगाना है तो नोबेलिटी पे लगाओ, देन यू विल हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी। तो 17 जून 1789 को जो रिप्रेजेंटेटिव थे थर्ड स्टेट की, वो नेशनल असेंबली में जाकर उन्होंने जाकर नेशनल असेंबली बना ली। वो एक रॉयल इंडोर टेनिस कोर्ट में मिले, जो कहाँ पर था? वर्साई में। वर्साई, देखो इसको तुम पढ़ लो वर्सलीस, वर्सलीस पढ़ लो, पर इसका प्रोनाउंसिएशन वर्साई है। वहाँ पर इन्होंने कसम खाई, नेशनल असेंबली बना ली, कहाँ पर? एक रॉयल इंडोर टेनिस कोर्ट में, वर्साई की। और वहाँ पे जाके कसम खाई कि जब तक हम घर नहीं जाएंगे, जब तक हम अपने आप का साथ नहीं छोड़ेंगे एक दूसरे का साथ, जब तक हम नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते। ये जो प्लेज थी इसे कहा गया टेनिस कोर्ट प्लेज। जो कसम इन्होंने खाई थी इसे क्या कहा गया? टेनिस कोर्ट प्लेज। जो नया कॉन्स्टिट्यूशन था उसका एम था कि पावर जो राजा के पास है उसको लिमिट कर देना, किंग की पावर के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा देना। लुई 16 ने ऑर्डर किया कि भैया तुम जो ट्रूप्स हो आप पेरिस में जाओ, और ये जो लोग हल्ला मचा रहे हैं ना, नेशनल असेंबली बना रहे हैं, इन सबको ख़त्म करो, मार दो। ये जो एक्शन था इस वजह से द मॉब इन पेरिस टू ओपनली रिवोल्ट अगेंस्ट द किंग। अब जो मॉब था वहाँ पर जो लोग प्रेजेंट थे उन्होंने ओपनली रिवोल्ट कर दिया। 14 जुलाई 1789 को इन लोगों ने हमला बोला बेस्टाइल पे। बेस्टाइल पहले एक पैलेस ही था, बाद में उसको जेल बना दिया गया था, प्रिजन बना दिया गया था। पर वो राजा की डेस्पोटिक पावर को शो करता था, राजा को जो व्यक्ति अच्छा नहीं लगता था राजा उसे उस जेल में रख देता था। तो जो बेस्टाइल पैलेस था वो किंग की डेस्पोटिक पावर को दिखाता था। इसीलिए 14 जुलाई 1789 को सारे लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने हमला बोल दिया किस पे? बेस्टाइल पैलेस पे, जो कि अब प्रिजन जेल बन चुका था। उनका बिलीव था कि ये जो फोर्ट्रेस है ये साइन है डेस्पोटिज्म का, जो राजा है वो अपनी मर्जी से जो रूल्स रेगुलेशन करता है, तो इसको हमने तोड़ दिया, मतलब किंग के डेस्पोटिज्म को कहीं ना कहीं धक्का लगेगा। और उन लोगों को ऐसा लगता था कि यहाँ पर बहुत सारे एमिनेशन, मतलब बहुत सारे हथियार भी रखे हुए हैं। एमिनेशन बोले तो हथियार। जो मॉब था वो वहाँ गया, सारे प्रिजनर्स को रिलीज़ कर दिया जो फोर्ट्रेस में बंद थे, और सारे एमिनेशन जो भी हथियार थे उनको अपने कब्जे में ले लिया। यहाँ से बिगनिंग होती है रेवोल्यूशन की।
टिल टुडे फ्रांस सेलिब्रेट्स दिस डे एज बेस्टाइल डे। जिस दिन उन्होंने इस बेस्टाइल के पैलेस को तोड़ा था ना, इसकी ईंट ईंट निकाल दी थी, पत्थर पत्थर तोड़ दिए थे, आज तक इस दिन को बेस्टाइल डे के रूप में मनाया जाता है। कब? 14 जुलाई 1789 से इस दिन को आज तक बेस्टाइल डे की तरह मनाया जा रहा है। एट द एंड ऑफ अगस्त तक जो नेशनल असेंबली थी उसने डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन तैयार कर लिया एज अ प्रोलॉग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें कुछ बेसिक राइट्स थे, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, इक्वालिटी बिफोर लॉ, राइट टू प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन में। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था का ड्राफ्ट था, ये कंप्लीट हो गया 1791 में। जो ड्राफ्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का वो कब कंप्लीट हुआ? 1791 में। 1793 में जो किंग थे और जो क्वीन थी उन्हें ट्रायल किया गया, उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया। इनके ऊपर ट्रीजन के चार्जेस लगाए गए। ट्रीजन का मतलब होता है देशद्रोह के चार्जेस लगाए गए राजा के ऊपर, रानी के ऊपर। जो मोनर्की थी फ्रांस में उसे एबलिश कर दिया गया, कंट्री डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गई। देखो, राजा ने कॉन्स्टिट्यूशन को एक तरफ साइन किया, साथ ही साथ इसने ऑस्ट्रिया और प्रूशिया से भी ट्रीटी साइन कर ली थी कि भाई ये लोग, फ्रांस के लोग तो अब पगले हो गए हैं, ये मेरी पावर को ख़त्म कर रहे हैं, आप लोग आओ और मुझे बचाओ। तो प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के लोग जब तक राजा को बचाने आ पाते, जब तक राजा को गिरफ्तार कर लिया गया, राजा और रानी को ट्रायल किया गया, उनके ऊपर राजद्रोह, देशद्रोह के चार्जेस लगाए गए, मोनार्की को एबलिश कर दिया गया और फ्रांस एक रिपब्लिक कंट्री बन गया। द आउटकम ऑफ जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के आउटकम थे वो डीप रूटेड थे। यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एस्टेब्लिश होना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि अब तक यूरोप में ये पहला समय था जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आएगी। इट लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन यूरोप। पूरे यूरोप में पहली बार डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनेगी, ठीक है। इसने सिर्फ फ्यूडलिज्म को ख़त्म नहीं किया, नए इंस्टीट्यूशंस को भी लेके आया, है ना। बट ऑल्सो ब्रॉड चर्च एंड क्लर्जी अंडर दियर स्टेट कंट्रोल। अब चर्च के पास भी उतनी पावर नहीं थी, क्लर्जी के पास भी उतनी पावर नहीं थी। चर्च की प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट कर दिया गया, चर्च को बैराक बना दिया गया, मिलिट्री पोस्ट बना दिए गए चर्च में, ठीक है। तो ये पहली बार था जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पूरे यूरोप में आएगी। जो रेवोल्यूशन था उसने नेशनलिज्म के आइडिया को भी पॉपुलराइज किया। दिस वॉज फॉलोड बाई इवेंचुअल राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। बेटा, यहाँ पर कहानी थोड़ी शॉर्ट में बताई गई है। तो पहले नेशनल असेंबली बनेगी, नेशनल असेंबली के बाद कन्वेंशन आएगा, कन्वेंशन में मतलब जैकोबियन क्लब्स आएंगे और वो जैकोबियन क्लब्स रीन ऑफ टेरर चलाएंगे, और जैकोबियन क्लब के बाद गवर्नमेंट आएगी डायरेक्टरी की। तो ये जो डायरेक्टरी होती है ये आपस में बहुत लड़ती है, और उस टाइम में नेपोलियन मिलिट्री हेड होता है, तो बहुत सारे एरिया को फ्रांस के लिए जीतता जा रहा था, पर ये डायरेक्टरी फ्रांस को ठीक से संभाल नहीं पा रही थी। तो इसीलिए इस डायरेक्टरी को हटा के नेपोलियन अब खुद एम्परर बनेगा फ्रांस का। तो हम कह सकते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जहाँ मोनार्की से शुरू होता है वहीं मोनार्की पे ख़त्म भी हो जाता है, क्योंकि फाइनली 1804 में नेपोलियन अपने आप को ही क्राउन कर लेता है, फ्रांस का राजा बना लेता है। सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन हैड अ प्रोपाउंड इम्पैक्ट। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने भी बहुत ही गहरा प्रभाव छोड़ा। सब्सिक्वेंट हिस्ट्री ऑफ फ्रांस, मतलब फ्रांस की हिस्ट्री पे तो छोड़ा ही छोड़ा, पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री पे छोड़ा। मतलब ऑल इन ऑल ये कहना चाह रहे हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक डीप इम्प्रिंट है, डीप इम्पैक्ट है, प्रोपाउंड इम्पैक्ट है इन द एंटायर हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, इन द हिस्ट्री ऑफ द फ्रांस। फ्रांस में एब्सोल्यूट मोनार्की ख़त्म होती है, फ्यूडलिज्म का सिस्टम ख़त्म होता है फ्रेंच रेवोल्यूशन से। जो प्रिंसिपल्स होते हैं रिपब्लिकनिज्म के वो डीप रूट ले लेते हैं फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के आइडिया को बहुत पॉपुलराइज किया जाता है, विच कंटिन्यूड टू इंस्पायर द फंक्शनिंग गवर्नमेंट इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी है, पूरे वर्ल्ड में जितनी भी गवर्नमेंट है अब इन आइडियाज़ से प्रभावित है। जो प्रिंसिपल है सोवरेनिटी का वो एनश्राइंड है मॉडर्न गवर्नमेंट्स में। हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी सोवरेन है। ये तो सोवरेनिटी की बात हमने कहाँ से देखी? फ्रांस से देखी। सोवरेन मतलब हमारे ऊपर कोई कोई एक्सटर्नल कंट्रोल बाहर की पावर नहीं कर पाएगी, हम अपने डिसीजंस खुद लेंगे। यूएसए, यूके अब हमें कंट्रोल नहीं करेगी। दिस इज़ व्हाट सोवरेनिटी ऑफ इंडिया। ऐसे ही फ्रांस भी सोवरेन कंट्री बन गया।
इट ऑल्सो सर्व्ड एज एन इंस्पिरेशन टू ऑप्रेस्ड एंड एक्सप्लॉयटेड पीपल, जितने भी एक्सप्लॉयटेड लोग थे, ऑप्रेस थे, जिनके ऊपर अत्याचार हुआ, उन सब के लिए इंस्पिरेशन का सोर्स है कि हर व्यक्ति जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है वो अपने लिए लड़ सकता है। इंडियन नेशनलिस्ट भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे किससे, फ्रेंच रेवोल्यूशन से। इंडियन नेशनलिस्ट तो थे राजा राम मोहन रॉय जैसे लोग भी फ्रेंच रेवोल्यूशन से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। ना नेपोलियन बोनापार्ट का राइज होता है, उनका प्रोमिनेंस बढ़ता है, उनकी इम्पोर्टेंस बढ़ती है फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे ही। 1787 से 1799 तक ये फ्रांस एम्परर को सर्व करता है और फिर खुद फ्रांस का एम्परर बन जाता है 1804 में। ठीक है, पहले तो ये आर्मी में था, मतलब फ्रांस को सर्व भी कर रहा था, है ना। जब डायरेक्टरी रूल कर रही थी तो ये फ्रांस की डायरेक्टरी को सर्व कर रहा था, पर ये खुद एम्परर बन जाता है फ्रांस का 1804 में। कब तक रहता है, 1814 तक रहता है। 1815 में इसकी हार होती है कहाँ पर, वाटरलू में। इसे याद किया जाता है आज तक क्योंकि इसका जो रोल था नेपोलियनिक वॉर जो उसने किया 1803 से 15 तक, जिसने फ्रांस को एक बहुत पावरफुल नेशन बना दिया यूरोप में, है ना। तो इसीलिए लोग इसको बहुत याद रखते हैं। फ्रांस को इतना पावरफुल बनाने में किसका रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पिक्चर नेपोलियन बोनापार्टे का। 1803 से 1814 तक 15 तक इसने बहुत लड़ाइयाँ की, नेपोलियनिक वॉर किए, फ्रांस को सुपर पावर बना दिया। पर बाद में फिर इसकी हार होती है वाटरलू में 18 जून 1815 को। ठीक है, so student, I am ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section.